हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं 10th क्लास जियो चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो कई बार आया पेपर में, सबसे पहले तो रिसोर्स होते क्या हैं। तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे रिसोर्स की। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, कि जो भी चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, जो भी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, विच कैन बी सेटिस्फाई अवर नीड्स, और जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, प्रोवाइडेड नीड्स प्रोवाइडेड। इट इज़, ये सारे रिसोर्सेज होते हैं। और कैसे होने चाहिए? इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। एसेसिबल का मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उन्हें यूटिलाइज करने की। इकोनॉमिकली फैजिबल, और आर्थिक रूप से वो हमारे मतलब हम उनको अफोर्ड कर सकें। माना कि अगर खर्चा ही उनका ज़्यादा आ गया तो कोई रिसोर्स नहीं बनेंगे। मानो हम कोई 50,000 रुपये लगा करके कुछ कोई पैदा कर रहे हैं धरती में, कोई चीज़ निकाल रहे हैं, और उसमें से 20 या 30,000 का प्रॉफिट ना हो तो उसको हम रिसोर्स नहीं बोलेंगे। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और सांस्कृतिक रूप से वो कैसे हों, मान्य हों, लोग उनको माने, तो उन्हीं चीज़ों को हम रिसोर्सेज बोलेंगे। तो कई बार आया आपकी जो डेफिनेशन है रिसोर्स, कई बार व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स, तो उसकी डेफिनेशन यही होने वाली है। सारी की सारी डेफिनेशन हो जाएगी रिसोर्स की। अब रिसोर्स के बारे में यहाँ क्या बताया गया है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, कि जो जितनी जो प्रोसेस है किसका, रिसोर्सेज, जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है वो सारा इंटरडिपेंड है किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। इन सब के बीच में, इन सब से मिलाकर के कोई भी चीज़ रिसोर्स बनती है। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर, जो ह्यूमन बीइंग्स नेचर के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। फिर क्या करते हैं, क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो क्या आप ये सोचते हो कि जो रिसोर्स है वो फ्री गिफ्ट है नेचर के? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो रिसोर्स होते हैं फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमारी जो इंसान होते हैं उनके ही क्रियाकलापों का ये नतीजा होते हैं। जो ह्यूमंस बीइंग है वो ही इनको रिसोर्स को यूटिलाइज करने के योग्य बनाते हैं। रिसोर्सेज अपने आप यूटिलाइज नहीं हो सकते। ह्यूमन बीइंग दैमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। जो ह्यूमन बीइंग है वो भी क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट है। वो क्या करते हैं, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट, जो भी उनको मटेरियल मिलते हैं एनवायरनमेंट के अंदर उनको क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, शक्ल देते हैं उनको रिसोर्स की। एंड यूज दैम, दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इन फॉलोइंग। और जो ह्यूमन बींग्स हैं वही रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, तभी रिसोर्सेज हैं अगर ह्यूमन बींग्स हैं, अदरवाइज रिसोर्सेज का अपना कोई महत्व नहीं है। अब रिसोर्स को क्लासीफाई किया गया है कितने टाइप से किया गया है, इसको 4 टाइप से किया गया है। रिसोर्स को क्लासीफाई कितने टाइप से किया गया है, 4 टाइप से किया गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता उत्पत्ति, कि कैसे कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है। तो 2 टाइप से होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो बायोटिक जो लिविंग बीइंग्स जितने भी हैं, जो लिविंग बीइंग से हमें जितने रिसोर्सेज मिलते हैं वो बायोटिक हैं। अबायोटिक जितने नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं हमें, मिनरल्स, रॉक्स वगैरह सब क्या होते हैं, अबायोटिक होते हैं। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, यानी कि समाप्यता के आधार पर। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल जिनको रिन्यू किया जा सकता है, नॉन रिन्यूएबल जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर कितने होते हैं, इंडिविजुअल जिस पर किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है, कम्युनिटी जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है, और नेशनल जिस पर पूरी कंट्री का राइट होता है, इंटरनेशनल जिस पर पूरे के पूरे वर्ल्ड का राइट होता है, वो होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट, और विकास के आधार पर कितने होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज, कि जिनको अभी यूटिलाइज नहीं किया लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल है, संभावना है उनके रिसोर्स बनने की। डेवलप्ड, जो डेवलप्ड हो चुके हैं, एंड स्टॉक्स और रिजर्व, ये सारे किसके अकॉर्डिंग हैं, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन दी बेसिस ऑफ ऑरिजिन, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या बताया गया था, बायोटिक रिसोर्सेज, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स ज़रूर करने हैं। तो दीज आर, इनकी डेफिनेशन भी आती है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोटिक रिसोर्सेज। तो डेफिनेशन, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम, किससे मिलते हैं ये, बायोस्फीयर से ही मिलते हैं, इनके अंदर लाइफ होती है, बताया था ना मैंने। द लिविंग थिंग्स हैं वो सारी क्या बायोटिक रिसोर्स है।
से ह्यूमन बीइंग आ गया, फ्लोरा फोना आ गया, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, ये सारे के सारे क्या हैं, बायोटिक रिसोर्स हैं। एग्जाम्पल्स ज़रूर करना है, ये सारे एग्जाम्पल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अबायोटिक रिसोर्सेज, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स से बनी वो सारी की सारी क्या हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। इनमें एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, रॉक्स आ गए, मेटल्स आ गए, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी होती थी, रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यू हो सकते हैं और प्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, जिनको फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, रिन्यूड कर सकते हैं, उनको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनका एग्जांपल आ जाएगा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सारे एक्सेट्रा, ये सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल में क्या आ जाएगा, दीज अकर ओवर वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, कि इनको बनने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। मिनरल्स एंड फॉसिल्स फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज, तो मिनरल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, वो इनका एग्जाम्पल है कि बहुत लंबे टाइम में बनते हैं, इनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। कितना टाइम लग जाता है, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, इसलिए कौन से हैं, नॉन रिन्यूएबल है, इनको रिन्यू करने में बहुत लंबा टाइम लगता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, दीज आर, ये सारी डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, कि इस पर किसका राइट होता है, एक इंडिविजुअल का इस पर राइट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैनी फार्मर्स, बहुत सारे किसान हैं, उनके पास अपनी ज़मीन होती है जो गवर्नमेंट ने उनको दी हुई है, और विलेज के अंदर जो लोग हैं उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ लैंडलेस भी होते हैं। अर्बन एरियाज़ में क्या होते हैं, प्लॉट्स होते हैं, हाउसेज होते हैं लोगों के पास, वो सारे क्या हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं। प्लॉट्स, लैंड, वाटर एंड वेल एक्सेट्रा, सारे के सारे क्या हैं, रिन्यूएबल, वो सारे के सारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जिन पर एक ही किसी एक प्राइवेट, किसी एक ही व्यक्ति का कब्जा होता, वो सारे क्या हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो देर आर रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल दी मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, जो सभी मेंबर्स के लिए होते हैं, जिस पर सभी मेंबर्स का राइट होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो विलेज के अंदर कॉमन ग्रेजिंग जो ग्राउंड होते हैं, ब्यूरियल ग्राउंड्स होते हैं, विलेज पाउंड्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, ये सारे क्या हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पर कितने कितने टाइप के होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल का रिसोर्सेज का है कि जिनका भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज जिनका हम यूज़ अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में उनको यूटिलाइज होने की संभावना है। जैसे कि दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान और गुजरात के अंदर इनॉर्मस पोटेंशियल है उनके अंदर, किसके लिए, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के लिए, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप प्रॉपरली, लेकिन अभी तक ये डेवलप नहीं है, अभी तक हम इनका यूज़ नहीं कर रहे हैं। इनकी पोटेंशियल तो है, संभावना तो है, लेकिन एट प्रेजेंट इनका यूज़ नहीं हो रहा, वो होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज के अंदर क्या आ जाएगा कि रिसोर्स विच आर सर्वेड, उनका सर्वे हो चुका है, देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी सारी की सारी डिटरमाइन हो चुकी है यूटिलाइजेशन के लिए, वो सारे के सारे किस में आएंगे, डेवलप्ड रिसोर्सेज के अंदर आएंगे। और स्टॉक मिनरल इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल सेटिस्फाई ह्यूमन बींग, ऐसे मिनरल्स जिनमें पोटेंशियल होती है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने की, बट डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, उनको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो किस में आएंगे, स्टॉक में आएंगे। किस में आएंगे, वो स्टॉक में आएंगे। स्टॉक का एग्जाम्पल दे रखा है कि जो वाटर है वो क्या है, टू कंपाउंड से मिलकर बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, उनके वो रिच सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है, बट एट प्रेजेंट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, नो हाउ, हमें पता नहीं है हाउ टू यूज़, तो किस में आ जाएगा, उसको हम स्टॉक में कर देंगे। कभी इन फ्यूचर अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगी तो हम इनका यूज कर सकते हैं। रिजर्व, तो ये भी क्या होते हैं, सबसेट ऑफ द स्टॉक की तरह ही होते हैं, विच कैन बी पुट इनटू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी से ही मतलब इनको यूज़ कर सकते हैं, बट हमें पता है वो कैसे यूज़ होगा,
नो हाउ टू हमें पता है कैसे इसको यूज़ करना, बट अभी स्टार्ट इसका यूज़ नहीं हुआ है। एट फ्यूचर में इसका यूज हो सकता है। इसे बताया गया है जो नदी है, रिवर वाटर है, कैन बी यूज फॉर जेनेटिक हाइड्रो, मतलब इससे क्या बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनती है पानी से। बट अब हम क्या करें, लिमिटेड ही बना रहे हैं इसका, इन फ्यूचर और ज़्यादा ही बन सकती है, इसको रिजर्व में रखा जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारा, ये कई बार आ चुका है। तो ये सारी डेफिनेशन सारी की सारी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जांपल्स डेफिनेशन सारा वेरी वेरी क्वेश्चंस निकलते हैं, डेफिनेशन निकलती है इनकी। नेक्स्ट हम देखते हैं अब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब है संसाधन विकास, यानी कैसे कैसे इनका विकास होता है और कैसे कैसे हम इनको ख़त्म होने से बचा सकते हैं, इसके बारे में बताया इसमें। तो क्या बताया गया, रिसोर्स आर जो विटुअल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, मनुष्य के सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और किसके लिए ज़रूरत है, मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री गिफ्ट हैं ऑफ नेचर के, पर लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनका धाधु उनका यूज़ हो रहा है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कि जो डिप्लेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, कि जो कुछ ही इंडिविजुअल्स होते हैं अपनी ग्रीड के लिए क्या करते हैं, रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो इससे रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है। दूसरा क्या है कि रिसोर्सेज कुछ ही हाथों में, सभी के पास बराबर रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज पर कुछ ही लोगों का कब्जा है, जिससे कुछ लोग कैसे रह जाते हैं कि जिनके पास रिसोर्स नहीं रहते हैं। तो जो क्या है, इसमें सोसाइटी दो लोगों में डिवाइड हो जाती है, एक तो वो जो अमीर और दूसरे गरीब, यानी एक वो जिनके पास रिसोर्स हैं और दूसरा जिनके पास रिसोर्स नहीं है। इसलिए इनका डेवलपमेंट की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा अंधाधुंध अगर इनको एक्सप्लॉइट करते हैं तो इससे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस बढ़ जाते हैं, इससे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेक्शन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सारी प्रॉब्लम्स इससे हो जाती हैं। तो ऐसे ही इन प्रॉब्लम्स को लेकर के जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने, उनकी कंसर्न बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने इसके लिए क्या किया था, यहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बताया गया है कि रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर दी सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब इसमें बताया गया, अभी तो हमने पढ़ा था कि जो रिसोर्सेज है कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स के हाथ में हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इससे जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं। अब क्या बताया गया है कि इसको रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिसके लिए जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, तो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस कंपोनेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और यह किसका कंपोनेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या, पहले हम ये देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन दी प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि जो हमें डेवलपमेंट तो करनी है लेकिन हमें क्या करनी है, किसी तरह से एनवायरनमेंट को डैमेज भी नहीं करना है, और हमें क्या करना है, फ्यूचर जनरेशन की जो उनके साथ भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अर्थात अगर हम तो डेवलपमेंट करते जाएं, सारे रिसोर्सेज को हम अभी यूज़ कर लें और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ना बचे, तो उसको हम डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, सस्टेन हो, जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी लाभदायक हो, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके लिए रियो डी जेनेरो में समिट हुई थी, अर्थ समिट हुई थी, सबसे पहले कब हुई थी, 1992 में हुई थी। तो इसमें मोर देन 100 हेड ऑफ स्टेट, यानी कि 100 कंट्रीज़ के जो हेड है उन्होंने इसमें भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। और कहाँ हुई थी, रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो सारा का सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ हुई थी, ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, वहाँ पर ये अर्थ समिट हुई थी। और ये समिट कैसी थी, फर्स्ट अर्थ समिट थी, क्या थी ये, फर्स्ट अर्थ समिट थी। इसमें क्या किया गया था, समिट वॉज कन्वेंस्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसमें जो प्रॉब्लम्स थी सारी कि इन्वायरमेंट के बारे में सारी प्रोटेक्शन थी, इन पर डिस्कस किया गया था।
और इसमें क्या था, रियो डी जो जेनेरो में ग्लोबल जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एजेंडा 21 को इसमें अडॉप्ट किया गया था। एजेंडा 21 को इसमें अडॉप्ट की, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एजेंडा 21 इसमें। तो एजेंडा 21 है क्या, तो इसमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमारा निकल रहा है कि फर्स्ट अर्थ समिट कब हुई थी, 1992 में हुई थी। कहाँ हुई थी, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में हुई थी। कितने हेड्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, 100 हेड्स और उसमें पार्टिसिपेट किया गया था। मुद्दा कौन सा उठाया गया था इसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और क्या किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया था। एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एजेंडा, व्हाट डू यू मीन बाय एजेंडा 21, तो ये भी कई बार आया, व्हाट डू यू मीन बाय एजेंडा 21, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, इट इज़ डिक्लेरेशन साइन, तो ये साइन किया गया था बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 में एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। उसमें उसके अंदर साइन किया गया था एजेंडा 21, किसके लिए, एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरो में ही हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। एम इसका क्या था, अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका एम क्या था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना था, ये इसका मुद्दा था इसमें एजेंडा 21 का। और इसमें ये भी बताया गया था कि इसमें एक बात और बताई गई थी, हर कंट्री एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, कि हर लोकल गवर्नमेंट को अपना एजेंडा 21 खुद ही ड्रॉ करना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, अपनी एनवायरनमेंट को बचाने की हर कंट्री की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। और क्या किया गया था, सारा पॉवर्टी को, डिजीज़ को, ग्लोबलिटी, सारे इसके मुद्दे यहाँ पर उठाए गए थे एजेंडा 21 के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।